है। तो कैसे हैं आप सब। तो हम लोग आज फिर से पढ़ेंगे अपना एनसीईआरटी वन लाइनर, जिसमें हम लोग अभी मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर रहे हैं और ये हमारे एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चंस आते हैं और हमारे पास अभी टाइम नहीं है, इसलिए हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी वन लाइनर। और आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। हमने पिछला पढ़ा हुआ है, उसको आगे हम लोग कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट वीडियो। तो हमने एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर में पढ़ा था ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ये हमने पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। तो सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? महाराजा रणजीत सिंह को 1799 ईस्वी। महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? सुकरचकिया। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह के सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई थी? महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य। महाराजा रणजीत सिंह एवं धर्मनिरपेक्ष शासक थे। महाराजा रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली, ऐसा महाराजा रणजीत सिंह का कहना था। वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लाहौर की संधि 1846 ईस्वी द्वारा संपन्न हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? खड़क सिंह। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दलीप सिंह। और फिर है महत्वपूर्ण संधियाँ। पुरंदर की संधि 1665 में, बड़गांव की संधि 1799 में, सालाबाई की संधि 1782 में, देवगांव की संधि 1803 में, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 ईस्वी, पूना की संधि 1817 ईस्वी, लाहौर की संधि 1846 ईस्वी, अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी। ये कुछ इंपॉर्टेंट संधियाँ हैं जिनकी डेट हमें याद रखना है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है। 13 जनवरी 1849 को हुए चिलियावाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो लॉर्ड गफ ने। वर्ष 1849 में ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे लॉर्ड डलहौजी। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा स्थापित हुई? किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो हैदर अली के द्वारा। हैदर अली। रणजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर से और अमृतसर प्राप्त किए थे? तो भंगी मिसल। भंगी मिसल। फिर हम लोग देखेंगे आंग्ल मैसूर संघर्ष। ये हमारा है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी। मैसूर शासक था हैदर अली, बंगाल का गवर्नर था लॉर्ड वेरेलस्ट और संधि हुई थी मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में। और विशेष है इसमें हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ था। हैदर अली दक्षिण भारत का पहला शासक था जिसको अंग्रेज पराजित नहीं कर पाए थे। फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 से 84 ईस्वी के बीच में। हैदर अली शासक थे, मैसूर शासक, और बंगाल का गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स। संधि हुई थी मैंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में। हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध हुआ था, इसके विशेष है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है हैदर अली के बीच, और हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था। बंगाल का गवर्नर था लॉर्ड वेरेलस्ट। मद्रास की संधि से ये खत्म होता है। और हैदर अली ऐसा शासक था जो कि अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 से 84 हैदर अली के टाइम में, और हैदर अली शासक था और बंगाल का गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स। मैंगलोर की संधि हुई थी 1784 में और हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और उसका पुत्र टीपू सुल्तान युद्ध के नेतृत्व में उतर आता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में होता है। टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र युद्ध करता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय बंगाल का गवर्नर था और संधि होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में, और टीपू सुल्तान की स्थिति कमज़ोर हो गई थी। उस टाइम तक टीपू सुल्तान की स्थिति कमज़ोर हो गई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 ईस्वी में। टीपू सुल्तान शासक थे और लॉर्ड वेलेस्ली उस समय के गवर्नर थे, और संधि हुई थी मैसूर सहायक संधि हुई थी और टीपू सुल्तान की मृत्यु मैसूर में पुनः टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के टाइम में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है
और मैसूर में पुनः वाडियार वंश की स्थापना, अंग्रेजों ने वाडियार वंश के शासक से सहायक संधि की और पुनः वाडियार वंश की स्थापना हो जाती है। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और अंग्रेजों ने वाडियार वंश के साथ सहायक संधि कर ली। सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने नेपोलियन से की थी और सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने नेपोलियन से की थी। उसके बाद देखेंगे ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ। तो अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण का प्रारंभ हुआ था। इलाहाबाद की संधि होने के बाद अंग्रेजों का वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण हो जाता है भारत पे वर्ष 1765। बंगाल में द्वैत शासन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया था? वारेन हेस्टिंग्स। द्वैत शासन समाप्त कर दिया था वारेन हेस्टिंग्स ने। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? वारेन हेस्टिंग्स को। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। तो वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है और इसके मुख्य न्यायाधीश थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे। ये याद रखना है हमें। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय ICS अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर प्रथम भारतीय ICS अधिकारी बनते हैं। ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधी आयोग एचिंसन आयोग था, 1886 में स्थापित किया गया। गवर्नर लॉर्ड डफरिन के टाइम, लॉर्ड डफरिन इसके गवर्नर जनरल थे। फिर है इलिंगटन आयोग 1912, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ली आयोग 1923, लॉर्ड रीडिंग। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया? ली आयोग। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद, 1798 ईस्वी। व्यक्तिगत सिद्धांत या राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को किसके द्वारा लागू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी की ये बहुत ही फेमस नीति थी, व्यक्तिगत के सिद्धांत, राज्य हड़प नीति। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है? लॉर्ड जॉन लॉरेंस। राज्य हड़प नीति में कहा गया कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। तो राज्य हड़प नीति के अंतर्गत ऐसा राज्य जिसका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा, ऐसा बनाया गया था। फिर किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया था? आउटरम रिपोर्ट। व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत अधिग्रहित किए गए राज्य सतारा 1848। तो व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत इतने सारे राज्य हड़प लिए गए थे। सतारा को 1848 में, जैतपुर को 1849 में, संभलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में और अवध को 1856 में। ये सारे राज्य जिनको अंग्रेजों ने अधिग्रहित कर लिया था व्यक्तिगत सिद्धांत के अनुसार। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता किसके कार्यकाल में निर्मित की गई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम में ही भारतीय दंड संहिता निर्मित की गई। राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई। राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित किया गया और महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया? स्ट्रेची आयोग 1880 ईस्वी का प्रथम अकाल आयोग। भारत में स्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। इलाहाबाद की संधि के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किया था मोहम्मद रजा खान। नेपाल ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार। तो नेपाल 1816 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अधिकार किया। सिंध पे 1843 में लॉर्ड एलनबरो ने, भूटान 1865 लॉर्ड लॉरेंस ने और बर्मा पर 1885 में लॉर्ड डफरिन ने। इन लोगों ने इतने टाइम में इस पर अधिकार कर लिया इन देशों पे। 1849 ईस्वी में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। उस समय डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल था। तो ये हमारा ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ वाला चैप्टर खत्म हो गया। तो हमने मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ा, फिर हमने पढ़ लिया ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, क्षेत्रीय राज्य पंजाब मैसूर और ब्रिटिश
राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ हमने पढ़ लिए हैं। अब हमको पढ़ना है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो ये हमने अपना मॉडर्न हिस्ट्री अभी पढ़ा है, जिसको आप लोग जाके रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और मेरे चैनल पर बने रहिए और अच्छे अच्छे वीडियो देखिए अपने एग्ज़ाम के लिहाज से, और मेरे साथ तैयारी करते रहिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।